हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम में। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0 के हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि क्लास 11 और 12 के प्रश्न पत्रों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि हमें पता चल सके कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इन बीपीएससी टीआरई 1 में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 40 जो थे आपके जनरल स्टडीज के और 80 जो प्रश्न थे आपके अपने विषय अर्थात हिंदी से पूछे गए थे। तो हम लोग यहाँ अपने विषय हिंदी से ही रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आप जनरल स्टडी होगा तो आपको कभी और करा दिया जाएगा। पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरह हिंदी के प्रश्नों का चयन किया गया था। तो ये जो थे 40 से स्टार्ट हुए थे, तो आइए हम लोग 40 पर पहुंचते हैं। ये प्रश्न था, देखिए ये सब आपकी जनरल स्टडीज के प्रश्न हैं। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, 40 पे। तो ये रहा पार्ट 2 हिंदी देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 41 से है। तो हम लोग देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन टोटल 51। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक वाले वस्तुतः है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये खुसरो की रचना, ये खालिक वाली, ये क्या है? यह एक शब्दकोश है जिसकी रचना गयासुद्दीन के पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने हेतु की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे कि खालिक वाली क्या है, तो एक शब्दकोश है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी का बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काका कालकेरकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। पहला है, ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो ये जो पहला ये तो सही है, जबकि ये गलत है। हालांकि इसमें भी ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो है, इसलिए पूर्ण रूप से ये कथन सही नहीं है, इसलिए गलत है। और ये सही है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापनाओं और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है क्या, स्थापना में क्या है? 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्ति जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वो उपनिवेशवादी दौर की उपज है। और दूसरा तर्क क्या है इसका, उसकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो ये क्या है, इसका सही होगा ऑप्शन बी। ये तो सही है आपका, ये उसके जो ब्रिटिश कालीन दौर की उपज है, लेकिन ये ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान, ये गलत है। क्योंकि दोनों की ऐतिहासिक जो थी अंतर्वस्तु अलग अलग थी। एक में मुस्लिम शासन का राज था, तो एक समय में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का राज था। तो ये दोनों की जो अंतर्वस्तु है वो एक समान नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ये सही ये गलत। तो क्या हो जाता है ऑप्शन बी असही और ब गलत है। तर्क जो है इसका ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, एक प्रश्न है 51 का, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें।
तो जगदीश गुप्त, बंशीधर शुक्ल, ईश्वरी, सूरजमल मिश्रण, इधर एक लेखक के नाम दिए गए, उसकी बोली बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो हम लोग मिलान करते हैं 51 में। तो इसका ए का क्या हो जाएगा 5, जगदीश गुप्त 5, मिसकार्थ ब्रज में, बंशीधर शुक्ल अवधि ये 4 अवधि में, ईश्वरी का हो जाएगा बुंदेली, सूरजमल मिश्रण का हो जाएगा राजस्थानी। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 1 2, 5 4 1 2 किसी में नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। पूछा गया है कि अग्रदास की कौन सी रचना नहीं है। तो ये सभी रचनाएं जो है ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंदिर, ये सभी अग्रदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको पंक्तियां दी गई और इधर रचनाकार दिए गए। तो पंक्तियां हैं पंडित सल सत बख्स्था नहीं, देही बुध बसंत न जाने नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं। इसका सही ये होगा सरहप्पा 2। अगला पंक्ति है 12 बरस से कुकर जिए, जिए और 13 ले जिए सियार। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जगनिक। इसका है बड़ कौशल तुत राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये हो जाएगा विद्यापति का ये पंक्ति है। जाति ओछा पाथी ओछा जन्मों हमारा, तो ये किसका है रविदास की। तो ये क्या हो जाएंगे इसमें 2 3 4 और 5। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 4 5। 53 में इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रमण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिय, आंगन के पार, द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा है। आप सभी ये जो जितनी रचना है इसका प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ स्थापना दिया गया और ये तर्क दिया गया। स्थापना क्या है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसका सही उत्तर है ये भी सही है स्थापना, और इसकी जो तर्क दी गई ये भी सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और वो दोनों सही, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है द्विवेदिक कालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तो समाज सुधार थी और एक इतिवृत्तात्मकता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3 सही है, अर्थात ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना कालों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रचनाएं हैं, इधर रचनाकार हैं। रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश, सर्वकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमार प्रतिबोध, इधर है देवसन वरुरुचि। तो आप लोग मिलान करते देखते हैं। तो इसका क्या प्राकृतिक प्रकाश का क्या हो जाएगा वरुरुचि, सर्वकाचार का क्या हो जाएगा देवसेन, प्रबंध चिंतामणि का क्या हो जाएगा जैनाचार्य मेरुतुंग अर्थात 3, कुमारपाल प्रतिबोध का हो जाएगा सोमप्रभ पुसूरी। इसका तो अर्थ हो जाएगा। तो इस क्या क्या मिलान हो गया 2 1 3 और 5। ऑप्शन में देखते कहाँ है 2 1 3 5 किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। इसका सही उत्तर है ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रमण क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है प्रश्न। मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजर नयन, सुहाग के रूप। हम लोग इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं फिर मिलान कर लेंगे। तो मानस का हंस 1972 में, पीढ़ियाँ 1990 में, खंजर नयन 1981 में और सुहाग के नपुर 1960 में। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 3 2। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं
और कथन पहला है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। उसका दूसरा कथन है भक्ति आंदोलन एकमात्र और द्वैतवाद से प्रभावित है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन कौन से कथन सही हैं आपको ये चुनना है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला कथन क्या है। पहला कथन ये गलत है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल नहीं था। तो ये किसका था आप लोग बता सकते हैं। ये निर्गुण भक्ति का मूल है। और फिर वह दूसरा है क्या भक्ति आंदोलन एकमात्र और द्वैतवाद से प्रभावित है। तो आप देखिए एकमात्र है, एकमात्र ये अद्वैतवाद से प्रभावित है लेकिन एकमात्र से नहीं है। तो इसलिए तो ये भी कथन आपका क्या हो जाता है तो गलत हो जाता है। तो आपने देखा कि ये दोनों कथन गलत हो गए हैं। तो इसको ही है ऑप्शन में देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों कथन गलत है इसमें। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है पहली ताव न अनुहरिये गौड़ी मुहकमल लस अठोत्री पूनी उन्मयी पपी प्रियली तंदस। कह रहा ये प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है प्रेम की पीढ़ी लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घनानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। इसका सही उत्तर देखते हैं ऑप्शन बी ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्मजयी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामराम सेनगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवी, भगवती चरण वर्मा। माखनलाल का जन्म 1879 में, श्यामरामचंद्र सेनगुप्त का 1895 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 में और भगवती चरण वर्मा का 1903 में हुआ था। इस प्रकार ये कार्यक्रम होगा माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम सेनगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है। उसका मूल स्रोत है जीवन के यथार्थ हो और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कथन किसका है। यह कथन कमलेश्वर का है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, अर्थात ये और ये तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामांकन करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामांकन किस साहित्यकार ने सुझाया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज गियर्सन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की गई है। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति के बारे में यह टिप्पणी की गई है, इसलिए यहाँ विद्यापति दिया गया नहीं ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है सजल नयन तन पूलक निज इष्ट देव पहिचानी पड़ेयु दंड जिमी धर नीतल दशा न जाय बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या कांड से। अगला प्रश्न है जीवन मोहचारी कोनी को पंक्ति में भाव है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा भाव है? इस पंक्ति में असूया भाव की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कामायनी की निम्न सर्गों का सही उपक्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म, ईर्ष्या, ईरा और स्वप्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पूछा गया कि ये नाटक है, उसका जो सम्मिलित रूप है उसमें चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4-1, 4-3, 2-1। तो भारत दुर्दशा कैसा है? तो नाटक रासक 4, श्री चंद्रवली 3, 2, 1। तो ऑप्शन में ए में है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जन्म काल के अनुसार सही क्रम बतावें। ये जो रचनाकार इनका जन्म वर्ष क्या है उसके अनुसार इसको सजाना है। तो बालकृष्ण भट्ट का कब है? 1884 में, भारतेंदु 1885, प्रेम घनन 1855 में और राधाचरण गोस्वामी भी दिया गया है तो जो कि 1859 में है। इस प्रकार आपने देखा कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, प्रेमघन और रामचंद्र स्वामी। ऐसे सब जो आपके होते रचनाकाल, जन्मकाल, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें आपको भूलने की संभावना ज़्यादा होती। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को रट ही ले, याद कर लें ताकि परीक्षा में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो ये है आपके उपन्यास है, इसमें जो कौन कौन पात्र से इससे मिलान करना है तो महिला आंचल के पात्र आपको मालूम होगा कौन था? हरगौरी सिंह। ये इसका क्या हो जाएगा? 3, हरगौरी सिंह। नदी के द्वीप डॉक्टर भुवन जो थे इसके पात्र थे। गोदान का कहाँ गए? गोदान, हाँ गोदान, ये अमरपाल सिंह 1 में। और झूठा सच का डॉक्टर प्राणनाथ 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो नहीं, आदिकाल का नामांकन नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अगला प्रश्न आप लोग ऑप्शन में बताएं कमेंट बॉक्स में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया था। आपको याद होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाए सोई मुवे धन संचते सोई उबड़े जे खाए। किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पंक्तियां किसकी है? ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ये नामांकन से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगाल काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फीकी पे निकी लगे कहिए समय बिचारी सबको मन हसरित करे ज्यों विवाह की गाड़ी। किस कवि की रचना है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंद की। अगला प्रश्न है मेर तोड़ दी किस एकांकीकार की रचनाकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरंग। अगला प्रश्न है चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पंक्ति किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न है मनु भंडारी का संग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
लंदन की एक रात, ये किसका संग्रह आप बता सकते हैं? तो ये निर्मल वर्मा का एक कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मतवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाव या मनोविकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नारायण दास ने मुझसे कहा कि यहाँ सब चीज़ें टके सिर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा है? उपयुक्त कथन भारत तेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कथन महंत दास का है। अगला प्रश्न है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेद स्वर धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। आप मुझे इसका लेखक या रचनाकार के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोपहर का भोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के पार धोसी के खंडहर और उनके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा कारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। तो भी आश्चर्य की बात, प्रयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घीसा। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूरदर्द की उपत्ति काएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये किसका है? तो ये कथन मलिका का है, जो कि अपनी माँ से ये कथन कह रही है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, नई समीक्षा नई संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न, पंडित कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न, हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है और उत्स्फित अर्थात फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है, जैसे ड और ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्ययुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खटिया खाट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संकर शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संकर शब्द बताइए आप क्या होता है? तो संकर शब्द वे होते हैं हिंदी में बसे वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हैं, तो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे में आप रेलगाड़ी को देख लीजिए, रेल किससे बना हुआ है? तो अंग्रेजी से, और गाड़ी हिंदी, तो दोनों के मिलने से क्या हो गया? रेलगाड़ी। तो ये संकर शब्द हो गए, इनमें से कोई नहीं है संकर शब्द। इसके लिए ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई। नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते, तो कोई ऑप्शन में नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिलोचन अर्थात तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव, यहाँ कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में द्विगु मार दिए होंगे।
लेकिन ये गलत है, ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में कौन सा पदबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, 11। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल के लिए हिंदी का शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय। आजकल ऐसे भी लिखा जा रहा है तो, लेकिन इसका सही उत्तर ये होता है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय। देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेना को दल, कटक भी कहा जाता है। आप बता सकते हैं मतंग किसका पर्यायवाची है? तो मतंग हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असन का अर्थ भोजन है तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सारे वाक्य गलत दिए हैं, तो देखते हैं पहला क्या होगा। आज रविवार का दिन है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज रविवार है। यहाँ का एक्स्ट्रा लग गया है तो ये गलत है। दूसरा है, सोनी मोनी और ऋतु आएगी, ये भी गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा सोनी मोनी और ऋतु आएंगे, बहुवचन है तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा वह घोड़े को दौड़ने ले गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुम यहां आ जाओ। अगला प्रश्न, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिर विचार वाला, अर्थात जिसके विचारों में स्थिरता नहीं हो, जो भटकता रहता हो विचारों के साथ। अगला प्रश्न, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका विभक्ति चिन्ह है? राग तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिभाषावादी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर, इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, हिंदी प्रदीप में। आखिरी प्रश्न है, हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कभी कभी। तो ये थे हिंदी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न। आप लोग देख सकते किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कठिनाइयों का स्तर किस प्रकार का है। उसी अनुसार आप अपनी तैयारी को भी बनाए रखें, ताकि आपको आने वाली परीक्षा जो बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, उसमें आपको भी समस्या ना दिखे। तो आप लोग अभी से उसी रूप में तैयारी को जारी रखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।